सरगोदा जज में जो फैसला दिया है, जिसमें हमारे 2 पार्लियामेंटेरियन अहमद चट्टा साहब और अहमद बचर साहब को जो सजाएं दी गई है, ये सारी सजाएं कानून के तकाजों को पूरा किए बगैर दी गई है। रात के अंधेरी तक ये ट्रायल चलाते रहे, कानून के तकाजों को पूरा किए बगैर ऐसी सजाएं नाइंसाफी है। देखिए, ये कहना बिल्कुल कबल इस वक्त है। शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ अभी 8-9 मुकदमात और हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर आ रहे हैं। जो ये फस्तायत है उसका हम सब शिकार हैं, इसमें किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं है। लिहाजा कोई गलत मफरूजा ना कायम किया जाए। एक मुकदमे में अगर किसी को बरियत मिल गई है तो बाकी में भी मिल जाएगी, इसलिए अभी देखते हैं क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं कल तक। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश। नाज़रीन, कल रात गए हमने देखा कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के जलाओ घेराव के केस में PTI के वाइस चेयरमैन जनाब शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुलजिमान ऐसे हैं जिनको बरी कर दिया, जबकि उमर से फराज चीमा जो कि साबिक़ गवर्नर पंजाब रहे, उनके साथ साथ डॉक्टर यास्मिन राशिद, मियाँ महमूद रशीद और सेनेटर एजाज चौधरी समेत 8 मुलजिमान ऐसे हैं जिनको 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। जबकि गुज़श्ता रोज ही पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बछर समेत 39 अफराद ऐसे हैं जिनको 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। तो गोया एक ही दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 47 ऐसे रहनुमा हैं जिनको 9 मई के केसेस में सजाएं सुनाई गई हैं। अब तहरीक इंसाफ की जानिब से इस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया जा रहा है और हुकूमत अदालती फैसलों का दिफा करती दिखाई दे रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि ये सजाएं कानून के तकाजों को पूरा किए बगैर दी गई हैं और अवाम का अदालतों पर से एतमाद उठ गया है। जबकि वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि 9 मई का मास्टरमाइंड और इसका कोच एहतसाब से बच नहीं सकते। अब शाह महमूद कुरैशी की बात की जाए तो उनकी रिहाई से एक नई बहस शुरू हो गई है। उनको क्योंकि बरी कर दिया गया, रिहाई भी उनकी बाकी है। ये भी सवाल है कि रिहा वो कब होंगे। अब बहुत से लोगों की राय ये है कि उनकी रिहाई किसी मुबैना डील का नतीजा हो सकती है और यहाँ से PTI के अंदर जो मौजूद तकसीम है वो मजीद गहरी होती हुई भी दिखाई देगी। ये सब तो खदशात है, लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या शाह महमूद कुरैशी की रिहाई मुमकिन होगी या नहीं, क्योंकि आज सलमान अकरम राजा ने यह कहा कि यह कहना काबिल इस वक्त है कि शाह महमूद कुरैशी अभी बाहर आ रहे हैं, क्योंकि अभी उन पर 8-9 मुकदमात बाकी हैं। ऐसा नहीं कि वो भी बाहर आ रहे हैं। अब क्या मौजूदा सूरत हाल में यह कहना दुरुस्त होगा कि 9 मई केसेस का मामला तेजी से बानी PTI की जानिब बढ़ रहा है? अब एक जानिब वालिद की रिहाई के लिए बानी PTI के साहबजादों ने अमेरिका में मुहिम का आगाज किया है, तो दूसरी जानिब वज़ीर आला KP अलीम गंडापुर ने आज फिर कहा कि 5 अगस्त से जो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू करने जम जा रहे हैं। तो देखिए, इस सूरत हाल में PTI से जुड़े मामलात में तेजी आ रही है। 9 मई की केसेस हो, PTI के अंदरूनी तकसीम हो या बानी PTI की रिहाई हो या हकीकी आज़ादी की तहरीक, सब में एक बार फिर तेजी दिखाई दे रही है। अब ये क्या मामलात मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ रहे हैं, सवाल सबसे अहम यह है। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैसर अहमद शेख, जो कि वफाकी वजीर हैं, नून लीग से ताल्लुक रखते हैं। नदीम कुरैशी साहब हैं, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे, और शौकत पराचा साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो तमाम मेहमानों का शुक्रिया। आगाज में करना चाहूंगा नदीम कुरैशी साहब आपसे। सर, देखा हमने एक ही दिन के अंदर 47 से ज्यादा जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, उनको सजाएं सुना दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर खासी तनकीद करती दिखाई देती है। एतराज सर आपको किस बात पे है? बहुत शुक्रिया दानिश साहब, आपको भी सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो बड़ी वाज़ेह, बड़ी क्लियर है। जहां इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे, बैरिस्टर गौहर खुद कानूनदान है और सीनियर कानूनदान है, सलमान अकरम राजा, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त पाकिस्तान के टॉप के वकला की टीम है। वो तमाम कानूनी मुश्किलातों को भी समझते हैं, आइन और कानून को भी समझते हैं। मैं समझता हूँ एक ऐसा फैसला जिसमें स्पेशली मलिक अहमद खान बचर साहब को डिस्कस करके कि उनको 10 माह के बाद जिंदगियों में नामजद किया गया, मतलब एक शख्स जो रुकन असेंबली मुंतसिब हो गया, लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब में तैनात हो गए, और उनको 10 माह के बाद इन्वेस्टिगेशन करने वाले IO साहब को और उनकी टीम को एहसास हुआ कि अहमद खान बचर साहब भी इस मुकदमे में थे, जबकि ना उनकी मौके में मौजूदगी साबित हुई, ना ही उनका किसी नोयत का रोल साबित हुआ। अच्छा सर, नदीम कुरैशी साहब, एजाज साहब, इनको जज साहब ने वकला की मौजूदगी में फरमाया ड्यूरिंग बहस कि ये तो बरी है, ये तो बिल्कुल क्लियर मैटर है।
अच्छा नदीम कुरैशी साहब, आपकी आवाज मुझ तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, टेक्निकल एरर है, इसको हम सही करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं चला जाता हूं कैसर अहमद शेख साहब की जानिब। शेख साहब, जिस तरह आपने देखा, जो मामला हम देख रहे हैं गुज़िश्ता रात से, सजाएं यकीनी तौर पर मिल रही हैं और ये मामला आगे भी बढ़ना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके आड़े है कि 4 महीनों के अंदर फैसला करना है, उसकी डेडलाइन बनती है 8 अगस्त की। लेकिन जो गिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है कि इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं किया गया, और जिस तरह अभी कुरैशी साहब ने हवाला दिया कि मलिक अहमद खान जो बचर हैं उनको बाद में नॉमिनेट किया गया इस मुकदमे में, तो सजा जो है इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करते। आप तो यकीनी तौर पर हुकूमत जो है वो खुशियां मना रही है। नहीं, देखिए ये कोई खुशी मनाने वाली बात नहीं है। ये तो अनफॉर्चुनेट है जो 9 मई का वाकया हुआ, वो किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। वो हमारे जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके तनसीबात पे और जो कोर कमांडर हाउसेज पे हुआ। ये देखिए, कोई भी इसको, खुद पीटीआई कहती है कि ये गलत हुआ है, पीटीआई भी कोई ऐसा इसको तो एंडोर्स नहीं कर रही। तो अब बात तो सिर्फ ये है कि खुशी मनाने वाली तो ये बात अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ ही नहीं, हमारे किसी दुश्मन ने भी ऐसा नहीं किया कि शोहदा की जो है उनके यादगार पे, उन यादगारों पे हमले किए गए हैं। और देखिए, उनकी एक इज्जत होती है। हमारे दुश्मन मुल्क ने भी इतनी उसकी जरूरत और हिम्मत और नहीं हुई कि वो जाके इन तनसीबात पे या कोर कमांडर्स के घरों पे हमले की काबिल हो सके। तो ये जो हमारे यहाँ हुआ ये अनफॉर्चुनेट है। इसका जितना भी तकलीफ हुई है पूरी कौम को हुई है। मैं ये समझता हूँ कि उनका तो कोई तल्लक नहीं है डिफेंस फोर्सेस का या उनके ये तमाम जो तनसीबात जो हमारे शोहदा की थी, जैसे कि आपने देखा कि मुख्तलिफ मकामात पे वाक़यात हुए। तो ये अब फैसले हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। दहशतगर्दी की अदालत जो है, इंसदाद दहशतगर्दी, वो फैसले कर रही है। अब ये फैसले हुए हैं, फैसले के खिलाफ अपील का हो सकती है। अगर बड़े बड़े वकला उसको परसू कर रहे हैं और कानूनी तौर पे ये मामलात हो रहे हैं, तो अगर जो सर यकीनी तौर पर चैलेंज तो उन्होंने करने का ऐलान किया तहरीक इंसाफ ने, लेकिन जो गिला है तहरीक इंसाफ का कि कानूनी तकाजे पूरे नहीं हो रहे, और क्या समझते हैं आप सुप्रीम कोर्ट की इंटरव्यू के बाद इसमें क्या उजरत में फैसले तो नहीं किए जा रहे? नहीं, उजरत में नहीं किए जाते कि फैसला, इसको तो ऑलरेडी हो गए, कोई 2.5 साल हो गए। ये कोई आज का मामला तो है नहीं। अगर इसको भी उजरत कहते हैं, 2.5 साल के मामलात को भी अगर उजरत कहते हैं, तो फिर तो कब फैसले होंगे? ये फैसले तो होने ही है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं तो वो हो रहे हैं। और उसके बाद उनको हक हासिल है कि वो आला अदालतों में अपने केसों की अपील कर सकते हैं। बड़े बड़े वकला इसको सारे परसू कर रहे हैं और हर तमाम आईनी माहिरीन इन फैसलों को देख रहे हैं। अगर किसी किस्म की कोई इख्तलाफ होगा तो वो तो सामने आ जाएगा। अब ये अदालतों के फैसले हैं। पहले तो हमेशा यही कहती रही तहरीक इंसाफ के हम अदालतों को मानते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। हमारे मुल्क में किसी सूरत में हमें किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा कि क्या कर रही है हम अपनी कौम में इख्तलाफ कर रहे हैं और इस नोयत तक बात पहुँच गई है। तो ये फैसले हुए हैं। और सर इख्तलाफ की आपने बात की, यकीनी तौर पर इख्तलाफ को खत्म करना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इख्तलाफ बढ़ता जा रहा है। आपका पॉइंट आ गया। नदीम कुरैशी साहब, बात तो ठीक की है शेख साहब ने कि अगर, और दूसरी बात ये कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे, फिर जब आप इन केसेस को चैलेंज करने के वाला अदालतों में, तो फिर तो ये तो फैसले उठ जाएंगे ना। नदीम कुरैशी साहब, गालिबन नदीम कुरैशी साहब की जाने मेरी आवाज़ नहीं जा पा रही, कोशिश करेंगे उनसे हम दोबारा से रब्ता करें। शौकत पर्वेज साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आप किस तरह से देख रहे हैं, एक तो टाइमिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया, और दूसरा जिस तरह सजाएं अब फैसले सामने आ रहे हैं, हालात किस तरफ जाते हैं आपको दिखाई देते हैं? बहुत शुक्रिया। हालात तो अब इसी जाने भी जा रहे हैं जो आप बहस कर रहे हैं, और जिस तरह कैसर अहमद शेख साहब फरमा रहे थे कि एक प्रोसेस चल रहा था, उसका कोई ना कोई कंक्लूजन तो होना था। मसलन जैसे शेख साहब कह रहे हैं कि 2.5 साल का ये मसला है, तो 2.5 साल के बाद ये तो नहीं हो सकता था कि आज कह जाते कि केस ख़त्म हो गया जी। लेकिन उसमें आपने देख लिया कि 6 बंदों को तो बरियत मिल गई ना।
यानी उनका वो सज़ा नहीं मिली उनको। शाह महमूद कुरैशी साहब की बात है, हमजा अजीब हैं या दीगर हैं, क्योंकि कुरैशी साहब तो उस दिन कराची में थे और बार बार कह रहे थे कि वहाँ उनकी कोई अजीज़ा बीमार थी और वो उधर थी, वो तो थे ही नहीं जब ये वाक़यात हो रहे थे। तो इट मीन्स के कोर्ट ने वो कंटेंशन सुनी, कोर्ट ने वो कंटेंशन सामने रखी और कोर्ट ने वो कंटेंशन कबूल की। मामला सादा भी नहीं है कि 9 मई को जिस मुनज़्ज़म अंदाज से हमले तो हुए, लेट्स से एक आर्गुमेंट के तौर पे हम कह देते हैं कि पीटीआई का कोई बंदा भी नहीं था जी, नून लीग का कोई बंदा भी नहीं था। जैसे पीटीआई कहती है कि जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इन्होंने खुद किया, हम कहते हैं कोई इनमें से भी कोई भी नहीं था, फॉल्स फ्लैग भी नहीं था। तो फिर हम क्या कहें कि ये आग लगाई गई कोर कमांडर हाउस लाहौर को, या पेशावर रेडियो पाकिस्तान को, या मियाँ वाली बेस थी, या फैसलाबाद में, या मुल्तान में, या पिंडी में, यहाँ GHQ के सामने जाकर जिस तरह से ये हरकत की गई, कोई तो था ना, फिर उसमें कोई तो जिम्मेदार है ना। और जिस ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम किया गया, ये खाली जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं छोटे छोटे, वो भी ऐसा नहीं कर सकते। हर जगह पे एक ही बिहेवियर हो रहा है, तो इट मीन के ये एक मुनज़्ज़म काम था। बिल्कुल यकीनी तौर पर इसकी तहकीकात होनी भी चाहिए। बरादर साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह आपने भी हवाला दिया ना शाह महमूद कुरैशी का, कि शाह महमूद कुरैशी वहाँ पे मौजूद नहीं थे, वो कराची में थे, जिसका फायदा मिला, तो तहरीक इंसाफ ये गिला करती है, जिस तरह अभी आपने गुफ्तगू भी सुनी नदीम कुरैशी साहब की, वो ये फरमा रहे थे कि मलिक अहमद खान बचर जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं थे जय वक़ुआ पर, जिस मुकदमे में उनको सजा मिली है। अभी शेख साहब ने भी फरमाया कि ये केस चला ATC में, वहाँ से सज़ा हो गई। दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट कोर्ट, ये इसके ऊपर 2-3 अपैलेट कोर्ट्स हैं। और ख़ान साहब को भी इलेक्शन से पहले 3 केसेस में सज़ा मिली थी। आपको मैं आपके नाज़रीन को याद दिला दूँ, तो शाखाना वाली सज़ा थी, इद्दत वाली सज़ा थी, और एक और भी सज़ा थी, वो उनको मिली थी साइफर वाली। लेकिन फिर जब सब्सिक्वेंट हेयरिंग्स हुई तो वो तीनों सज़ाएं सस्पेंड हो गई या फिर उनको बरियत मिल गई। अब खान साहब के खिलाफ सिर्फ एक केस के में सज़ा पड़ी है, जिसके लिए वो जेल में है, और वो है 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड की। तो अगर ये आर्गुमेंट है, और अगर ये सही है, और अगर ये अदालत में एस्टेब्लिश हो जाता है कि वो नहीं थे वहाँ पर, तो यकीनन उनको इंसाफ मिलेगा जिस तरह से बाकियों को इंसाफ मिला। मसलन 6 को अगर सज़ा नहीं मिली और कुछ को सज़ा मिली, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, मैं अभी सरगोदा की बात नहीं कर रहा, लाहौर ATC में, तो जिनको 6 को सज़ा मिली, अब ये नहीं है कि 6 को सज़ा मिली तो आप कह दें कि वो बैड जस्टिस है, और ये नहीं है कि जिनको सज़ा नहीं मिली तो आप कहें दैट्स अ गुड जस्टिस। यानी एक ही अदालत में एक ही मोजिज़ जज साहब ने जो फैसला दिया, वो आधा गलत हो गया, आधा ठीक हो गया। बिल्कुल, और जो लोग बरी हुए हैं, तहरीक इंसाफ ने बात ही नहीं की। मुझे ब्रेक के जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो यही सवाल हम रखेंगे तहरीक इंसाफ के नदीम साहब के सामने कि आपने PTI ने कल गुज़िश्ता रोज़ जब हमने देखा कि तनकीद की है अदालती फैसले पे, लेकिन जो लोग बरी हुए हैं उस पर लब कुछ नहीं फरमाई है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। गुज़िश्ता रोज़ की हम सज़ाओं की बात कर रहे हैं, और ब्रेक से पहले मैंने सवाल रखा था नदीम कुरैशी साहब के सामने। नदीम कुरैशी साहब, आप फैसलों पर तनकीद कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ पे हमने देखा तनकीद दर तनकीद का सिलसिला जारी रहा, और वो आज भी जारी उसारी है। लेकिन जो लोग बरी हुए हैं 6 लोग, उन पर कुछ नहीं की गई किसी की भी जानिब से आपकी पार्टी में, इस पर क्या कहेंगे आप? दानिश साहब, मैं समझता हूँ आप इसको तनकीद बनाए तनकीद नहीं कह सकते, ना तनकीद दर तनकीद कह सकते। जो कुछ आपका मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं गवाहान के हवाले से, इस्तगासा के हवाले से, और आईओस के हवाले से, जो क्वेश्चनिंग, जो बहस होता रहा, जज साहबान क्वेश्चन करते रहे और वकला भी वहां इसका हिस्सा बनते रहे, क्या ये रिपोर्टिंग मैंने की है? ये तो रिपोर्टिंग आपके मीडिया के दोस्तों ने की है। कंफ्यूजन तो वहीं से शुरू हुई थी जहां मौजूद जज साहब को ये कहना पड़ा कि ये 2 जो फाजिल दोस्त है, अहमद चट्टा साहब और राना बिलाल साहब, ये तो मौके पे इनकी तो मौजूदगी साबित नहीं होती।
जो केस बनाया गया है उसमें चालान में साबित रहा, उस वक्त मौके पे मौजूद थे जब सजा सुनाएगी तो 10 साल की सजा। अब आपने कहा बरियत, बिल्कुल ठीक है, शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हो गए, लेकिन मुझे बताएं अगर वो बेगुनाह थे तो एक इतने बड़े शख्स का जो पाकिस्तान में 8 बार एमएलए रहा हूँ, पाकिस्तान का वजीर खारजा रहा हूँ, एक बड़ी पार्टी का वाइस चेयरमैन हूँ, उनको 2.5 साल से फिर क्यों इस बदतरीन जेल में वक्त गुजारने पर मजबूर किया गया? क्या वजह थी? कहते तन्हाई से लेकर कभी अडियाला, कभी सर उधर मुकदमात और भी तो है ना उन पे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जी आपको, ये उन मुकदमात का भी अंजाम यही होगा। प्रजा साहब बड़े मोहतरम है और बड़ी मुअत्तल राय रखते हैं, मुझे बहुत एहतराम है, मेरे भाई हैं। अभी इन्होंने फरमाया कि जी अभी 2-3 एपलेट कोर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन सर जब लोअर कोर्ट्स में इस तरह का इंसाफ होगा कि हर शख्स को ये मौका मिलेगा कि वो उसको अंडर डिस्कस लेकर आए, तो फिर जाहिर है हर शख्स को ये उसका वो एतबार भी कायम नहीं रह सकेगा निजाम पर। मैं आपको गुजारिश करता हूँ अदालती फैसलों पर अगर इंसाफ हो जाए तो अदालती फैसलों पर तनकीद नहीं बनती, लेकिन देखना यह है कि एफआईआर में अगर 50 लोग से नामजद थे और उनमें से 10 से 12 लोगों ने उसी वक्त मुख्तलिफ पार्टी ज्वाइन कर ली, तो कैसे मुमकिन है कि उनका जुर्म खत्म कर दिया गया? मतलब जो लोग उस वक्त तहरीके इस्तेहकाम में चले गए और जो लोग पीएमएलएन में चले गए और आज वो मुख्तलिफ लोगों ने इंतखाबात लड़े, कुछ लोग जीत गए कुछ हार गए, तो उन पर होने वाला जो जुर्म था, जो उन पर जो नामजद होने वाली एफआईआर थी, वो उनको क्लीन चिट कैसे दे दी गई? मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, देखना हमने ये है कि इस सारे माहौल का बेनिफिशरी कौन है? इस सारे माहौल का बेनिफिशरी आज की हुकूमत है, आज की सरकार है। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में जो कुछ किया गया उसकी बुनियाद ही इस सारे वक्तों में रखी गई थी। मैं शेख साहब का बड़ा मुतक़िद भी हूँ, बड़ी मुतक़िद वाइस है, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। हम सब कोई शख्स भी 9 मई वाले वाक़यात से ना खुश है ना उसे खुश होना चाहिए। फोर्सेस हैं, इदारे हैं, हम सबके लिए मोहतरम है, मोहतरम रहेंगे, मोहतरम होना चाहिए। लेकिन देखना यह है कि जब तहरीक इंसाफ ये गुजारिश कर रही थी, ये अपील कर रही थी, ये मुतालबा कर रही थी कि हमें जुडिशल कमीशन की सूरत में इसको प्रोब करने का मौका मिलना चाहिए, इन सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अब मुल्क का साबिक वजीर आजम जो हाई कोर्ट में मौजूद है, कोर्ट जब देखिए कोर्ट में मौजूदगी का मतलब होता है कि आपने सरेंडर कर दिया, आपने सरे तस्लीम खाम कर दिया, उन्हें कोर्ट से गिरफ्तार किया जाता है और 3 दिन के बाद पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ये फैसला देती है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी गैर कानूनी थी, गैर आईनी थी। उस पर हुकूमत वक्त ने या पाकिस्तान के निजाम अदल ने और कानून ने क्या फैसला लिया थी? कौन लोग जिम्मेदार थे? हम सीसीटीवी फुटेज का मुतालबा करते रहे। मुतालबे से मुराद होती है दुनिया भर के लॉज, पाकिस्तान कानून, आइन कानून, हम शरीया ला के तहत चल रहे हैं। हमारा शरी ला में ये हक देता है हर उस शख्स को जिसमें कोई इल्जाम हो कि वो अपनी सफाई में जो चीज चाहे तलब भी कर सकता है और पेश भी कर सकता है। लेकिन यहाँ तो एक वन-वे ट्रैफिक का सिलसिला है। वजह क्या है? वजह यह है कि मौजूदा सरकार को हर तरह से स्ट्रेंथन करना। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आज जिस जगह पर हम खड़े हैं, आज तो जो लोग हुक्मरान है वो 40-45 साल, मैं ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल करता हूँ। मैंने मियां साहब के से, मैंने सरदारी साहब के नाम में, मैंने गिलानी साहब की तकारीर में सुना, वो सब इस सिस्टम के विक्टिम्स रहे हैं। वो कहा करते थे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। मैं जवाब लेता हूं शेख साहब से। शेख साहब आपने गुफ्तगू सुनी कुरैशी साहब की। एक तो उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ठीक है बरी हो गए, लेकिन अगर बरी होना था तो इतने जो 2-2.5 साल से वो कैद थे उस सजा का क्या? और दूसरा फिर उन्होंने बात की बानी पीटीआई के मामले की, उनकी गिरफ्तारी जब अमल में लाई गई तो यकीनन तो हम सब ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर कानूनी करार दिया, उस पर क्या कार्रवाई हुई? और फिर एक और सवाल बड़ा जो यकीनी तौर पर बड़ा वैलिड पॉइंट है वो ये कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की उनमें से किसी को सजा नहीं हुई, सर उनका क्या? ये बात दुरुस्त है कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने माजरत की, माफ़ी मांगी अपने किए पे जो कुछ हुआ और उस पर वो विद्रा हुए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम तो यही समझते थे कि बाकी लोगों से भी जो गलती हुई है वो अपनी गलती पे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे। अच्छा सर, उनको जिन लोगों ने माफ़ी, जिस तरह आपने कहा कि जिन लोगों ने माफ़ी मांग ली उनको फिर दरगुजर कर दिया गया, तो ये क्या उनको ऑफर किया गया था? और अगर ये बाकी भी माफ़ी मांग लेते तो फिर क्या हो गया इन मुकदमात का? जी देखिए, बात तो यही है कि मुल्क में ये हमारी अपनी कौम है ना, हमारे अपने लोग हैं ये, और बहुत बड़े तादाद में
लोगों ने ऐसा किया है, वो ऑर्गेनाइज, अभी शौकत पराचा साहब ने बड़ी सही बात की कि कोई इंडिविजुअल वाकया नहीं है, ये तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ है। इसको आप बगावत कह लें, इसको आप रिवाल्ट कह लें, कुछ भी कह लें, अपने मुल्क के खिलाफ, रियासत के खिलाफ ये वाकयात हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए, जो अनफॉर्चुनेट हैं, जो बड़ी तकलीफ दे हैं। हम सबको तकलीफ हो रही है क्योंकि हमारी कौम के लोग हैं और सारे, और ये एक किसी के बरखलाने पे कुछ हो गया या कुछ कर बैठा तो उसने जब माफ़ी मांग ली और वो रिवाल्ट करके तो उसको माफ़ कर दिया गया और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने पार्टी भी छोड़ दी, आपके सामने ये मामलात हुए हैं। अब दूसरे लोगों को भी ये एक तरीक़ाकार था ना उनके पास कि वो क्या अदालतों में जाके अपने आप को फेस करना चाहते हैं या अपना रिग्रेट करते हैं वहाँ माफ़ी मांग, क्योंकि देखिए ये कोई इक्का दुक्का वाकया नहीं है, एक ऑर्गेनाइज वाकया है और पूरी कौम की एक बहुत बड़ी। सर इससे सवाल तो यही पैदा हो रहे हैं ना कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, माफ़ी मांग ली, तो फिर ये किसने डिसाइड किया कि जी इनके खिलाफ मुकदमात नहीं होंगे, बाकियों के खिलाफ मुकदमात होंगे। हालांकि आपने खुद भी अभी कहा कि इस वाक़े की मजम्मत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद भी की है, क़यादत ने भी। बिल्कुल, क्या बार बार वो कह रहे हैं कि ये गलत वाकया हुआ है, लेकिन ये इसकी तय में तो पूछना पड़ेगा ना कि ये रियासत के खिलाफ हुआ है, कोई एक इंडिविजुअल वाकया। सर हुकूमत का वक्त आप है ना, कौन पहुंचेगा फिर अगर आप ही तैयार नहीं होंगे तो? नहीं, इसमें हुकूमत का तो कोई रोल ही नहीं है। हुकूमत का क्या रोल है? हुकूमत ने थोड़ी कोई कुछ करवाया है। नहीं सर, वो तो ठीक बात है, लेकिन अगर तहकीकात करानी है, जुडिशल कमीशन कायम करना है, तो वो किस तरह कायम होगा फिर? कौन करेगा अगर हुकूमत नहीं करेगी तो? नहीं, हुकूमत कर सकती है, लेकिन बात तो सिर्फ ये है ना कि ये उस पर ये डिसाइड, अभी ये जुडिशल कमीशन उनकी अपना है। अभी तो अदालतों में ये केस चल रहे हैं, अदालतों में केस का फैसला आया है, पहले तो फैसले आए, कुछ फैसले आए हैं अभी और बाकी काफ़ी कुछ फैसले आने बाकी हैं। तो एक बार फैसला को सबको आ जाने दें और फिर इसको देखते हैं कि मामलात कहाँ तक पहुँचते हैं। वो अब वाकई वो लोग जिनको सजाएं हुई हैं उनका क्या रिएक्शन है, वो अगर जानना चाहते हैं तो अपील में जाएं और वहाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें। देखिए ये कोई, मैंने पहले कहा कि कोई ऐसा वाकया नहीं है जिसमें किसी को भी कोई खुशी मनाने वाली बात है। हम सब के लिए बड़ा ही, क्योंकि हमारे मुल्क के खिलाफ हुआ है, हमारी कौम और रियासत के खिलाफ हुआ है, नहीं होना चाहिए था। हर कोई ये मान रहा है कि गलत हुआ है, कोई भी एक भी शख्स, पीटीआई के लोग भी ये कह रहे हैं, लेकिन हुआ तो है ना। अब क्या हुआ है इसकी तहकीक तक नहीं पहुंचेंगे, या तो जिन लोगों ने खुद माफी मांग ली कि हाँ हमने किया था और हमारे से गलती हो गई थी, उन्होंने तो एग्री कर लिया। अब अगर कोई एग्री नहीं करेगा और वो तो उसके खिलाफ तो फिर अदालतें ही फैसला कर सकती हैं कि क्या हकीकतें थी, क्योंकि कोई आप और मैं और कोई इंडिविजुअल तो नहीं इसका फैसला कर सकता ना, ये तो अदालतें ही कर सकती हैं। हुआ गलत है ये सब मान रहे हैं, अब वो तहकीकात हो रही हैं, तहकीकात हो जाएंगी तो सामने पे, और फिर बड़ी अदालतों में ये अपील हो सकती हैं, बड़े बड़े जज हैं, बड़े बड़े वकला हैं, लॉ नोइंग पर्सनैलिटीज हैं, ये मामला तो आगे बढ़ेगा। अभी यकीनी तौर पर मामला तो आगे बढ़ेंगे और हमने देखा भी है कि तहरीक इंसाफ ने ऐलान भी किया कि हाई कोर्ट्स में इनको चैलेंज किया जाएगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो परादत साहब के दाने भी सवाल रखें, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की उनसे मुतालिक फैसला किसने किया और वो भी क्या उनको तमाम माफ़ी मिल गई, और फिर इस जो तमाम केसेस चल इनका फ्यूचर क्या होगा। स्टे विद अस, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। शौकत पराचा साहब, ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, आपने शेख साहब की भी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, जो तहरीक इंसाफ के खदशात हैं या जो गिले हैं वो उससे मुतफिक दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ा यकीनी तौर पर यह सवाल है कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो पार्टी में शामिल थे और जब एहतजाज हुआ 9 मई का, वो लोग एहतजाज में शामिल भी थे, लेकिन फिर ये फैसला किस लेवल पर हुआ कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की उनको सजा बिल्कुल नहीं मिली, ना उन पर मुकदमा दर्ज हुए, बाकी पूरी क़यादत या पूरा जो तारीख है वो आपके सामने है। इस पे क्या आप कमेंट करेंगे? 2-3 चीजें मैं जरूर बात करना चाह रहा हूं। बिल्कुल। नंबर 1 के कल जिनको सजा मिली लाहौर में, ये वो लोग थे जिनकी वीडियो सामने थी। वो गवर्नर, वो कोर कमांडर हाउस की तरफ जा रहे थे, वो जुलूस को लीड कर रहे थे, बल्कि उनमें से तो कुछ ऐसी खवातीन थीं जिनकी वीडियोस भी हैं जिनको पहले से ही वो बेल शेल हो गई। आपके नादरीन समझ सकते हैं मैं किन की बात कर रहा हूं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लिहाजा जिनको सजा कल मिली है वो तो कम से कम वीडियोस में नजर आ रहे थे। दूसरा पहलू इससे भी अहम है कि जिनको ये जो वीडियोस में नजर आए उनमें से
कौन है ऐसा जो कि नून लीग में शामिल हुआ हो या पीपल्स पार्टी में आ गया हो या उसको माफ़ी मिल गई हो। और तीसरी बात यह है, आपको याद होगा 9 मई से एक दिन पहले पिछले साल DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि कम अज़ कम माफ़ी मांग ली जाए, शर्मिंदगी का इजहार कर दिया जाए, मादरत कर ली जाए कि हाँ गलती हो गई। रियासत जो है, रियासत हमेशा फराख दिल रियासत को होना पड़ता है। यानी ये जितने भी लोग हैं इनको खुदा न खास्ता कोई फांसी की सज़ा तो नहीं सुनाई गई, हालांकि हाई ट्रीजन केस बन सकते हैं सबके ऊपर, लेकिन एक जो थ्रेश होल्ड है वो सबको, जो पहले वाली सज़ा मिली वो भी 10 साल की थी, अभी भी 10 साल की सज़ा मिली। और 10 साल की सज़ा का मतलब ये है कि जब ये हायर कोर्ट में जाएंगे तो ये सज़ा उड़ जाएगी या रिड्यूस हो जाएगी। मैं हरगिज़ नहीं कहना चाह रहा कि इनको मज़ीद सज़ा मिलनी चाहिए या इनको माफ़ कर देना चाहिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि कानून जो है उसके मुताबिक चलना चाहिए। जब DGISPR ने ये बात की थी कि ये माफ़ी मांग लें, मादरत ही कर लें, तो आगे से क्या जवाब आया? आगे से जवाब आया तो माफ़ी तो आपको मुझसे मांगनी चाहिए कि आप तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहे थे, ये कहा गया आगे से। यानी मैं एज अ जर्नलिस्ट, जो DGISPR ने उस दिन बात की थी, मैंने उसका मतलब यही लिया कि चलें माफ़ी तलाफ़ी हमारे माशरे में हो जाती है। नदीम कुरैशी साहब भी पॉलिटिशियन हैं, दूसरी तीसरी बार ये जीते हैं, हल्के के अवाम ने एतमाद का इन पे इज़हार किया है। ये बहुत सारे केसेस में ये माफ़ी तलाफ़ी करा के लोगों के झगड़े ख़त्म कराते होंगे, क्योंकि ये हमारे सियासी कल्चर का हिस्सा है। इसी तरह शेख साहब भी जब चिन्योट जाते होंगे, बहुत सारे लोग इनके जो फॉलोअर्स हैं या इनके हल्के के हैं, चाहे इनको वोट ना भी देते हों, लेकिन ये मुंतखब लोगों को करना पड़ता है, ये हमारे पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा है। जब ये DGISPR ने बात की थी तो मैं ज़ाती तौर पे समझा कि अब उधर से मादरत आ जाएगी, क्योंकि मादरत करना कोई ईगो या नाक उससे नहीं कटती, बल्कि ये बड़ेपन की निशानी होती है कि हाँ कोई गलती। लेकिन ब्रदर साहब, ये जो बिहेवियर का मसला जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं, ये तो बड़ा पुराना है और पहले दिन से भी यही बात की जाती रही माफ़ी की, और जिस तरह आपने इशारा भी किया, यानी हम लगता ये है बादी नज़र में कि हम उसी जगह पे खड़े हैं, क्योंकि इल्ज़ाम तो वही है, क्योंकि 9 मई हुआ वो हुआ और माफ़ी का वहाँ से मुतालबा किया गया, कहा गया, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी गई, और यहाँ से वही इल्ज़ाम कि जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो हम खड़े वहीं पर हैं, उसी पॉइंट पर। आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। आप और मैं जर्नलिस्ट हैं, हम तो लोगों की कही हुई बातें या उनकी लिखी हुई बातों से असेसमेंट करते हैं। पिछले हफ्ते का जो ट्वीट आया था खान साहब का, वो एग्जैक्टली यही बात थी कि हम वहीं खड़े हैं। उन्होंने कहा फर्द वाहिद क्या कहूँ, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब को उन्होंने हिट आउट किया, उन्होंने वादे तौर पर उनका नाम लिया, सब ने पढ़ा, मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का वक्त अब गुजर गया, अब खड़े हो जाएं। तो हम खड़े उधर ही हैं, यानी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उस स्टैंस में। जो स्टैंड था कि इस आर्मी चीफ की पोस्टिंग जो है ना हमने रुकवानी है, उसके लिए जलसे भी किए गए, उसके लिए लॉन्ग मार्च भी किए गए, तो बात वहीं खड़ी है। लेकिन पाकिस्तान में पहले भी एहतजाज होते रहे हैं। मैं एज अ जर्नलिस्ट मैंने बहुत सारे एहतजाज कवर भी किए हैं, और जब मैं स्टूडेंट था तो मैं ये जो अपोजिशन के जलसे वलसे थे मैं वो भी अटेंड किया करता था। नेवर ऐसा नहीं हुआ कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से स्टेट इंस्टीट्यूशन पर हमले किए जाएं। और सबसे बढ़कर जो तकलीफ दे बात थी 9 मई में, वो शोहदा की यादगारों की बेहुरमती बिल्कुल ठीक है सर हो रही थी। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक। और इसकी हर सतह पे सहाफ़ियों ने भी और बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी लोगों ने इसकी मज़म्मत भी की है। नदीम कुरैशी साहब, एक तो माफ़ी की हम बात कर रहे हैं, माफ़ी क्यों नहीं मांगी गई, दूसरा हम खड़े तो वहीं पे है ना, फिर तो आगे बढ़ने का रास्ता। दूसरा मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ, तहरीक का ऐलान कर दिया आप लोगों ने, लेकिन साथ ही साथ जब ये मामला आप आला अदालतों में लेके जाएंगे तो फिर आपकी जो तहरीक 5 से शुरू होने जा रही है, उसका मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, मैं गुजारिश करूँ उसमें हर सूरत कानूनी रास्ता इख्तियार करना है। हमें आज भी यकीन है रूल ऑफ लॉ वाहिद रास्ता है जो इस पूरे मझधार से इस मुल्क और इस कौम को निकाल सकता है। मुझे पराचा साहब की राय का बहुत एहतराम है, इन्होंने बिल्कुल ठीक फरमाया, शेख साहब भी ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन हमने
देखना ये है कि 8 फरवरी 2024 को जो कुछ हुआ और 8 फरवरी 2024 से कबल जो कुछ हुआ, एक पॉलिटिकल पार्टी को उससे उसका निशान छीना जाता है, उसके कैंडिडेट्स को मुख्तलिफ पार्टीज में शामिल करवाया जाता है, उसके कैंडिडेट्स को इंतखाबात के नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं करवाने दिए जाते, उनको इस हालत में इंतखाबात में लेकर जाया जाता है जिसकी आज तक 76 साल में कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस तरह की एग्जाम्पल नहीं आई। इसके बावजूद पाकिस्तान की अवाम जिसको आज के उपरांत कहते थे अवाम ताकत का सच चश्मा, एक साथ फरमाया करते थे वोट को इज्जत दो, कुछ लोग कहते थे जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तो जब पाकिस्तान की अवाम ने वोट किया और अपने वोट से फैसला किया कि हम मौजूदा जो हुकूमती इत्तेहाद है इसको मुस्तरद करते हैं, हम उन लोगों को वोट कर रहे हैं जो लोग हमारे पसंदीदा रहे हैं, जिनसे हमें तवक्को है, तो क्या वजह थी कि निजाम को, इस सारे सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए जब तरफा ट्रैफिक चलाना पड़ी। मैं एक कॉमन मैन का नुमाइंदा हूं, मैं कभी भी किसी भी मुतशद्दिद बल्कि इवन मैं गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू का भी कायल नहीं हूँ। मैं आज भी समझता हूँ हमारे सिपाह, हमारे शोधा हमारा फख्र है और होना चाहिए। जिंदा कौमें कभी भी अपने सालार से या अपनी अफवाज से डिस्टेंस नहीं करते। कैसे करें? अभी जो हमारे ऊपर हमसे 7 गुना बड़े दुश्मन ने यलगार की, तो ये बात है। और इनके साथ कौन खड़ा था? पाकिस्तान की अवाम खड़ी थी। बिल्कुल सारे खड़े थे। बतौर कॉमन पाकिस्तान एक जुमला जिस तकलीफ में मैं मुब्तला, मतलब कुछ लोगों को इक़्तिदार में लाने के लिए एक महबूब तरीन इदारे के और अवाम के दरमियान जो खलीज डाली, इसका बेनिफिशरी कौन? हमने इस नुक्ते को नजरअंदाज क्यों किया? बिल्कुल ठीक है। क्यों नजरअंदाज करते हैं इस नुक्ते को? मैं आपसे अर्ज कर दूं, आपने कहा आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है। 25 के 25 करोड़ पाकिस्तानियों को कोई हक दिया जाए जो आइन, कानून और इंसानियत और अखलाक हमें देता है। अगर गलती हुई है कुछ लोगों से यकीनन, लेकिन जब मैं बतौर एक कॉमन मैन ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मुतालबा कर रहा हूँ, या अपील कर रहा हूँ कि आप जुडिशल कमीशनर बना दें। इन जजेस साहब पे जुडिशल कमीशनर बनता था ना, आज से तो जजेस नहीं आने थे। आज 1.5 साल इंतखाबात हो गए हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में क्या कुछ हुआ? आज तक किसी एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कोई एक चले सर, आपका पॉइंट आ गया, ये आपका मुतालबा हम हुकूमत वक्त के सामने रखते हैं। बाद और ब्रेक से पहले भी मैंने ये सवाल किया था कैसर अहमद शेख साहब से, लेकिन दोबारा इस पर बात कर लेते हैं। नाजरीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले नदीम कुरैशी साहब बात कर रहे थे, और क्योंकि मैंने सवाल किया था कि हम खड़े वहीं पे हैं, कन्फ्यूजन बरकरार है, आगे बढ़ने का रास्ता कोई दिखाई नहीं देता, और मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हमने लेके आनी है, और ये सबका अज़म भी रहा है। कैसर अहमद शेख साहब, पहले भी मैंने सवाल किया था जुडिशल कमीशन का, और इससे पहले ब्रेक से पहले नदीम कुरैशी साहब ने भी आपसे यही सवाल किया, किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे आप? नहीं, बात तो यही हो रही है। देखिए, इनको कई मौके मिले, ये तहरीक इंसाफ इंतशार के अलावा और कोई बात पे आते ही नहीं। कई इनके पास मौके थे। इलेक्शन से पहले इनकी हुकूमत थी पंजाब में, और इनकी हुकूमत थी KPK में। खुद इन्होंने अपनी हुकूमतें तोड़ दी। अभी मुझे तो पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली बार हुआ होगा कि अपनी बनी हुई हुकूमत, प्रोविंशियल हुकूमत पंजाब में भी थी। सर, वो गैर आईनी इक़दाम था हुकूमत का? जी नहीं, गैर आईनी तो मैं नहीं कह सकता। मैं कह रहा हूं कि वो ये था कि हुकूमत में ये रहना नहीं चाहते, क्योंकि ये कोई रिजल्ट नहीं दे सकते ना अगर हुकूमत में आते हैं तो। अभी 8 फरवरी को इनका रिजल्ट कैसे देते? हुकूमत तो करने नहीं दी गई, आदम एतमाद सबके सामने ही है। वही तो मैं आप बता तो रहा हूँ कि क्या, मेरी बात सुनिए ना, क्या नहीं करने दी। 8 फरवरी के बाद सबसे बड़ी ये पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी थी। अब पीपल पार्टी ने इनसे कहा आप हुकूमत बना लीजिए, कर लीजिए हुकूमत। इनके पास इनको ऑप्शन थे। इन्होंने कहा नहीं जी, हम तो चोर डाकुओं के साथ बैठेंगे ही नहीं, हुकूमत नहीं बनाएंगे। अगर हुकूमत इनकी होती तो इनके पास ऑप्शन होता ना सारा कुछ। क्या इनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी? क्या ये ऑफर नहीं की गई? हम मुस्लिम लीग भी चाहती थी बेशक PTI हुकूमत बना ले, लेकिन ये क्योंकि इंतशार चाहते हैं। ये मुल्क में, ये मुल्क का देखें ना, ये कोई मुहिब वतन कह सकता है कि भाई अपने मुल्क में रिमिटेंस नहीं भेजें? इनके देखे तो सही ना काम इन्होंने क्या किए। कोई पाकिस्तानी ये कह सकता है कि IMF कर्जा ना दे। खुद इन्होंने IMF से प्रोग्राम किया और उसके कंडीशंस को पूरा नहीं किया। जो पेट्रोलियम लेवी उसको हटा दी, जो कि प्रोग्राम के तहत तय की हुई थी, वो हटा दी और फिर प्रोग्राम से हट गए। अब मुझे ये बताइए कि अभी भी हम इनको कह रहे हैं, अभी भी मैं इनसे कह रहा हूँ और हमारे लीडर भी कह रहे हैं, कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि मुल्क को आगे बढ़ाइए, आइए बैठिए, बैठ के कोई डायलॉग करें तो मसला हल होगा। मैंने आपसे कहा कि पंजाब हुकूमत इन्होंने तोड़ी,
ये हुकूमत करना ही नहीं चाहिए इंतशार में। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। हम भी दुआ को है कि मुल्क में जो सियासी इस्तेहकाम की हम बात कर रहे हैं गुज़िश्ता 3-4 सालों से, वो अल्लाह करे कि इस्तेहकाम आए और समझ आए दोनों पार्टीज को और मिल बैठे। शौकत परांजा साहब, आपकी जानिब आऊँगा, मामला को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इस बहस को आगे लेके चलते हैं। मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि अब बानी की रिहाई के लिए कोशिशें तरीके इंसाफ सर तोड़ करती रही है। माजी में भी हमने देखा जितनी भी तहरीक चलाई हैं वो तमाम तहरीकें नाकाम हुई हैं। अब हमने देखा है कि बानी पीटीआई के जो बेटे हैं वो सरगर्म अमल हैं, अमेरिका गए हैं और रिचर्ड ग्रेनेल से उनकी मुलाकात भी हुई है। क्या समझते हैं, कुछ तब्दीली आ सकती है कि नहीं? तब्दीली के लिए कोशिशें तो पीटीआई कर रही है, उनका सियासी हक है, आइन भी इजाज़त देता है कि वो स्ट्रगल करें। जो उनके बेटों के हवाले से तो जिस दिन से जमामा खान साहिबा का ट्वीट आया है, मैं तो उस हवाले से कुछ ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ कि वो आएंगे। लेकिन अगर वो आते हैं, ज़ाहिर है वालिद साहब उनके पाकिस्तानी हैं, वो ख़ुद पता नहीं उनके पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड या पासपोर्ट है या नहीं है, लेकिन फ़दर तो उनके वेरी मच पाकिस्तानी, वो अपने बाप से मिलें, उनको हक हासिल है और पाकिस्तान के आइन। अच्छा, आज सर मैं माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, आज बैरिस्टर वकील ने ये कहा कि अगर वो किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेते हैं तो उनका वीज़ा मनसूख कर दिया जाएगा। तो हुकूमत इतनी खौफजदा क्यों? अगर आप भी जाते हैं तो करने दें उनको। नहीं, खाली सियासी सरगर्मी से तो वीज़ा मनसूख नहीं होता सर, ये बैरिस्टर वकील साहब ने फरमाया। कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिसमें इश्तियाल अंगेज़ी हो, जहाँ कानून की, मैंने तो आपको बताया ना कि कानून और आइन के दायरे में रहें, वो रहें, उनका हक हासिल है। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया कहीं प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाता है, पाकिस्तान में 144 लगा होता है, पाकिस्तान में 16 MPO लगा होता है, यहाँ इस्लामाबाद में एक पीसफुल असेंबली का लॉ पास हुआ है जिसमें रेड जोन में वो एक्टिविटी अगर करनी है तो उसकी पहले परमिशन लेना पड़ती है। अगर परमिशन के बगैर आएंगे तो वो उस पीसफुल असेंबली एक्ट यानी कानून की खिलाफ वर्जी होगी, फिर जो भी होगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इससे हट के जो असल मसला है खान साहब की रिहाई का, पीटीआई के लिए वो पहली तरजीह होनी चाहिए, क्योंकि खान साहब के नाम पे वोट मिला, वो जिसको भी वोट मिला। लेकिन अभी परसों की बात है, यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इलेक्शन हुआ तो वहाँ से एक बयान आया कि हुकूमती और अपोजिशन इत्तेहाद ने मिलकर मुखालिफिन को शिकस्त। बिल्कुल ऐसे ही है सर, यानी पीटीआई की हुकूमत ने और वहाँ पर जो अपोजिशन इत्तेहाद है जिसमें पीपल्स पार्टी है, जिसमें एएनपी है। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। माजरत मुझे आपको काटना पड़ा क्योंकि टाइम शॉर्ट है। मुझे नदीम कुरैशी साहब का भी फाइनल कमेंट लेना है। नदीम कुरैशी साहब, इससे पहले जो वफाकी वजीर है शेख साहब, उन्होंने ये आपसे कहा भी है और ये ऑफर भी की है कि जी आए मिल बैठ के बात करें। तो फाइनल कमेंट चाहिए आपका, मुज़ाकरात और दूसरा आपकी तहरीक कामयाब हो पाएगी? देखिए, 100 बार हमने मुज़ाकरात की कोशिश की, एक तरफ ये मुज़ाकरात करते हैं, दूसरी तरफ ये पॉलिटिकल लीडर्स के, पॉलिटिकल वर्कर्स के घरों पर हमलावर होते हैं। यही तो तजाद है हुकूमत के रवैये का, हुक्मरानों के रवैये का। कैसर अहमद शेख साहब ने अभी फरमा दिया कि ये एक से ज्यादा बात कहा उन्होंने कि ये इंशाअ पसंद लोग हैं। मैं से गुजारिश करूंगा, मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूँ, ये मोहम्मद खान जुनीजो से लेके मीर जफर अहमद जमाली तक और शौकत अजीज से लेके यूसुफ रजा गिलानी तक, ये किसकी इनसे इंतशार चलता रहा था? कौन शख्सियत थी पाकिस्तान की वज़ीर आज़म जो इन लोगों के खिलाफ? बिल्कुल ठीक है। नहीं सर, आप ये कह रहे हैं कि इनके कॉल ऑफ फेल में तजाद है। माजरत मुझे आपको काटना पड़ेगा, आपका वक्त खत्म हो चाहता है। नाज़रीन इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।